हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को जरूर ध्यान से देखिएगा। चाहे आपका मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर में हिंदी सब्जेक्ट है। तो देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के यूनिट नंबर फर्स्ट में जो आपका विद्यापति पदावली है, विद्यापति के द्वारा लिखा गया है, यहां पर हम लोग टॉपिक नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 3 टॉपिक मैंने विद्यापति पदावली का डिस्कस कर दिया है। अब टॉपिक नंबर 4 जो है भाई साहब, आपका कामनी कै सनाने, एक पद रचना है, एक कविता है। इस कविता के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं आज के इस क्लास में, इस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग टॉपिक का व्याख्यान करेंगे। टॉपिक यहां पर देखिए, जो आपका कामनी कै सनाने कविता है, इस कविता में जितने भी चौपाई दिए गए हैं, उन सभी चौपाई को हम लोग हिंदी अर्थ के साथ समझेंगे, ताकि पेपर में जब व्याख्या करने वाला क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा ना, 4 नंबर में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, तो आप आराम से उसको हल कर सकोगे। इसके बाद दूसरा नंबर जो हमारा टॉपिक होगा आज के इस क्लास का, वह होगा विद्यापति का जो है साहित्यिक परिचय करेंगे। विद्यापति जी का जीवन परिचय मैंने आपको फर्स्ट क्लास में करा दिया है। इसके बाद हम लोग आज के इस क्लास में विद्यापति जी का साहित्यिक परिचय करेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में भी मैंने आपको पिछली क्लास में साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और इनकी भाषागत विषय के बारे में बता दिया था। इसके बाद देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आज के टॉपिक से बनाए जा सकते हैं आपके पेपर के लिए, ठीक है। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी देखेंगे, बाकी और भी कुछ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेंगे। एक बार आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं मेरे भाई, लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दो। जितने भी स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं, हिंदी माइनर पेपर में या फिर कहे तो हिंदी एमडीसी पेपर में रखा है, सभी के पास शेयर कर दो। अपने सभी यूनिवर्सिटी ग्रुप में शेयर करो, ताकि सारे बच्चे एक साथ जुड़कर तैयारी कर सके और अपने पेपर की खोपड़ी में छेद कर सके जब आपका एग्जाम होगा। वैसे भी आपका फरवरी में आपका क्या है, तो इंटरनल एग्जाम होने वाला है, इससे पहले आपको तैयारी तो करनी ही है। देखिए, यहां पर हम टॉपिक पर बात करते हैं। अब टॉपिक की अगर हम बात करें तो टॉपिक आपका क्या कहता है, टॉपिक है आपका कामनी कै सनाने। अब कामनी कै सनाने कविता जो है, बात सबसे पहला आ जाता है कि विद्यापति जी आखिर क्या बताना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। समझिएगा जरा ध्यान से। यहां पर देखो, विद्यापति जी कहते हैं कि यह जो कविता है, यह कविता सद्य स्नातक खंड से लिया गया है। अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। बताइए, क्वेश्चंस आपसे पूछ दिया जाए कि कामनी कै सनाने जो है, यह किस खंड से अवतरित है, आप कहोगे सर सद्य स्नातक खंड से अवतरित है। अब आपके जहन में एक सवाल आता होगा। सवाल क्या आता है भाई? सवाल आता है कि सद्य स्नाता खंड का सर, सद्य स्नाता शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखो, सद्य स्नाता शब्द का जो अर्थ है वह होता है अभी अभी स्नान करके आना। अभी अभी स्नान करके आना। स्नान का मतलब गांव घर में इसे अभी अभी नहा करके आना कह सकते हो, है ना। तो सद्य स्नाता का यह अर्थ हो जाता है। अब यहां पर यह कविता जो है कामनी कै सनाने यहां से अवतरित है। इसमें विद्यापति जी के द्वारा जो है राधा की, या फिर कहे तो नायिका की, या फिर कहे तो महिला की, महिलाएं जब स्नान करती है तो आप सभी को पता है कि महिला क्या करती है, पूरे वस्त्र को धारण करके, पूरे वस्त्र को पहन करके ही क्या करती है, स्नान करती है। तो जब वह स्नान कर लेती है तो उनके जो वस्त्र होते हैं वो भीग जाते हैं, उनके जो बड़े बड़े घने घने बाल होते हैं वो भीग जाते हैं। अब भीगे वस्त्रों की अवस्था में, भीगे केसों की अवस्था में महिलाओं के सौंदर्य को जो है इसमें वर्णित किया गया है। नायिकाओं के, राधाओं के स्वर्ण को यहां पर क्या किया गया है, वर्णित करने का प्रयास विद्यापति के द्वारा किया गया है। तो उम्मीद करता हूं आप कविता का जो प्रसंग है, कविता का जो कहने का मतलब है, ये बातें आपके समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग कमेंट में यस टाइप कीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को जो है चीजें समझ में आ गई कि आखिर विद्यापति जी क्या बताना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। अब आइए यहां पर कविता को उच्चारित करते हैं, इसके अर्थों को समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप सीख जाओ कविता को उच्चारित करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कविता को जो है अच्छी ढंग से पढ़ नहीं पाता है। पढ़ोगे कैसे? पढ़ेंगे हम लोग, कामनी कै सनाने हृत ही हृदय हने पचवाने, चिकुर गरे जलधारा जनि मुख शशि डर रो अंधारा, कुछ जुग चारु चकेबा नियकुल मरियद आनि कोन देबा, ते शंका भुज पासे बांधी धले उड़ जायत आकाशे। आगे कहता है विद्यापति जी कि तितल वसन तनु लागू, मुनिहु क मानस मनमथ जागू, भनई विद्यापति गावे गुणमति धनी पुण्यमत जन पावे। तो इस प्रकार से आपको कविता को उच्चारित करना है। अब आइए इसके अर्थों को समझते हैं, हर एक चौपाई के अर्थों को समझेंगे और पेपर में भी प्रश्न ऐसे ही बनाया जाएगा। कहेगा कि निम्नलिखित पंक्तियों का सप्रसंग व्याख्या करें। आप कैसे करोगे सर? इसके अर्थों को जब समझ जाएंगे तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब समझिए इसके अर्थों को। पहला चौपाई है कामनी करे शनाने,
कामनी करे शनाने का मतलब है कि कामनी जो है यह स्नान कर रही है, राधा जो है यह स्नान कर रही है, नारी जो है, नायिका जो है यह क्या कर रही है मेरे भाई, स्नान कर रही है। हृतहि हृदय हने पचवाने, उसके स्नान करने का जो स्वरूप है, उनके जो भीगे वस्त्र हैं, उनके जो भीगे बाल हैं, उसके सौंदर्य जो हैं, उस सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हृदय में क्या हो रहा है भाई साहब, तो पंचबाण लग रहे हैं। पंचबाण जो कि कामदेव के बाण को हम लोग पंचबाण कहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह हमें क्या कर रही है, तो मोहित कर रही है। और वैसे भी भाई साहब जब कोई नारी आपके सामने भीगे वस्त्र के साथ जब आपके पास आती है तो आपका मन जो है बिल्कुल मुग्ध हो जाता है, आपका ध्यान जो है उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। और विद्यापति जी इसी बात को जो है यहां पर कह रहे हैं कविता के माध्यम से। इसके बाद कहता है, चिकुर गरे जलधारा जानी मुख ससी डर रोए अंधारा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके बालों से जो पानी की धाराएं नीचे बह रही है। देखते होंगे आप लोग कि जब महिलाएं स्नान कर लेती है तो काफी उनका घना घना बाल, बड़े बड़े बाल होते हैं, तो उसमें क्या होता है, पानी जम जाता है। अब जब पानी उसमें जम जाता है तो नहाकर जब वो बाहर निकलती है तो उसके बालों से पानी टपकता रहता है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके बालों से जो पानी की धारा नीचे बह रही है, मानो कि मुख चंद्र के डर से अंधकार रो रहा है। यानी कि उनके जो मुख का जो चंद्र है, यानी कि उसके मुख से जो रोशनी आ रही है, उस रोशनी से अंधकार जो है, अंधेरा जो है, उसे डर सा हो रहा है। और वह डर कर क्या कर रहा है, तो रो रहा है और अपनी आंसुएं बिखेर रहा है। तो ये कह रहे हैं विद्यापति जी। उम्मीद करता हूं आपको जो है पहले चौपाई का अर्थ समझ में आ गया होगा कि विद्यापति जी क्या कहते हैं। तो जब राधा स्नान कर रही है तो उनके स्नान स्वरूप जो है सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे हृदय में पंचबाण लग रहे हैं, हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो उसके बाल से पानी निकल रहा है, तो क्या हो रहा है कि उसकी चंद्रमुख के डर से, यानी कि उसके मुख के तेज को देखकर, उसके मुख से निकलने वाली प्रकाश को देखकर अंधेरा भी क्या हो रहा है, तो डर कर रो रहा है। आगे बात करेंगे, देखिए तो आपका अगला जो चौपाई कहता है कि कुछ जुग चारु चकेबा नियकुल मरिय आनि कोन देबा ते शंका भुज पासे बांधी धले उर्जायत आकाशे। कहते हैं विद्यापति जी कि कुछ जुग चारु चकेबा, दोनों स्तन जो हैं, दोनों स्तन वह किसके आकार का लग रहा है, तो जैसे मानो कि चकवा पक्षी के जोड़े के समान लग रहा है। नियकल मरि आनि कोन देबा, और उसी तरह से बिल्कुल वह जो है चकवा पक्षी की तरह गोल मटोल और सुंदर दिखाई दे रहा है। ये जाकर अपने झुंड में क्या हो रहे हैं, तो शामिल हो जाएंगे और फिर उन्हें पकड़कर जो है कौन वापस लाएगा, उसे कौन देगा, ऐसा जो है शंका व्यतीत कर रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से विद्यापति जी। तो उम्मीद करता हूं आप दूसरे पंक्ति का भी अर्थ समझ गए होंगे कि विद्यापति जी बता रहे हैं कि उनका जो स्तन है, स्तन जो कि महिलाओं के पास कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब उस स्तन का जो जोड़ा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह चकवा पक्षी के जोड़े के समान है। और ऐसा लग रहा है कि उनकी जो संरचना है वह बिल्कुल गोल मटोल और काफी सुंदर प्रतीत हो रहा है। फिर विद्यापति जी कहते हैं, ते शंका भुज पासे बांधी धले उर्जायत आकाशे। यानी कि ये जो जाकर जब अपने झुंड में शामिल हो जाएगा तो भाई साहब उसे जो है पकड़ कर वापस कौन लाएगा, फिर उसे जो है वापस कौन देगा, ये बातें विद्यापति जी बता रहे हैं। आगे कहता है, देखो अगला चौपाई, तीतल वसन तनु लागू मुनिहु क मानस मनमथ जागू। फिर विद्यापति जी कहते हैं कि महिलाएं जब स्नान करके बाहर निकलती हैं तो उनके जो गीले वस्त्र हैं उनके तन से क्या होता है, चिपका होता है। और जब वह चिपका हुआ वस्त्र लेकर बाहर निकलती है तो ऐसा लगता है कि मुनिहु क मानस मनमथ जागू, वह मुनियों के मन में भी क्या करती है, तो एक ललक पैदा करती है। ऐसा लग रहा है कि मुनि भी, ऋषि मुनि भी जो हैं उनकी सौंदर्य को देखकर, उसके रूप को देखकर क्या होते हैं, तो मोहित हो जाते हैं, वह उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। भनई विद्यापति गावे, विद्यापति जी गाकर कहते हैं, सुकवि विद्यापति जी गाते हुए कहते हैं कि गुणमति धनी पुण्यमत जन पावे। ऐसी गुणवती स्त्रियां जो है, इन सभी चीजों से भरी पूरी जो महिलाएं होती है, यह भाग्यशाली लोगों के पास ही होती है। भाग्यशाली लोगों को ही ऐसी महिलाएं मिल पाती है। तो ये इन कविता का क्या था, तो भाव था जो कि विद्यापति के द्वारा जो है दर्शाने का प्रयास किया गया है।
एक बार हम इसे रिवीजन के तौर पर अगर समझ लें तो आप बहुत ही आराम से समझ सकते हो कि विद्यापति जी एक नहा रही महिलाओं की, ठीक है, नहा रही राधाओं की, नहा रही कन्याओं के बारे में बताने का प्रयास करते हैं और बताते हैं कि जब महिलाएं नहाकर बाहर निकलती है तो ऐसा प्रतीत होता है उनका रूप, ऐसा लगता है कि वह कामदेव के पंचबाण की तरह जो है क्या कर रही है, तो हमें घायल कर रही है, वह हमें अपनी तरफ मोहित करने का प्रयास कर रही है। और जब उनके बालों से पानी की धारा बहती है तो ऐसा लगता है कि उनके चंद्रमुख के डर से जो है अंधकार, डर से आंसू बहा रहे हैं, रो रो कर जो है उनकी आंखों की नदियां बहती जा रही है। फिर विद्यापति जी बताते हैं कि उनके जो स्तन हैं महिलाओं के, वह स्तन ऐसा प्रतीत होता है मानो कि वह चकवा पक्षी के जोड़े के समान है, उसकी जो संरचना है वह बिल्कुल गोल मटोल और सुंदर सी दिखती रहती है। और यहाँ पर एक संदेह व्यक्त करते हुए वो बताते हैं कि जब यह अपने झुंड में शामिल हो जाता है तो बताइए कौन उसे वापस लाकर फिर से उसे दे सकता है, कौन उसे पकड़कर वापस लाकर देगा। फिर बताते हैं कि गीले वस्त्र के साथ जब महिलाएं बाहर निकलती है स्नान करके तो उनका रूप जो है ऋषि मुनियों को भी क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और गाते हुए विद्यापति जी ने कहा है कि ऐसी महिलाएं जो है सिर्फ उसी के हाथ, उसी के साथ आती हैं जो व्यक्ति क्या होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं। तो देखिए आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे वह होगा विद्यापति जी का साहित्यिक परिचय। समझिए विद्यापति जी जो कि मैथिला कोकिल के नाम से जाने जाते हैं, मैथिल कोकिल की उपाधि इन्हें प्राप्त है। हम आज जो है इसके साहित्यिक परिचय को समझेंगे, इसके साहित्यिक परिचय को जानेंगे। तो विद्यापति जी जो थे वह बचपन से ही काफी कुशाग्र बुद्धि और तर्कशील व्यक्ति थे, यानी कि काफी तेज बुद्धि के व्यक्ति थे और किसी भी चीजों को जो है तर्क के साथ समझने का प्रयास करते थे, उस पर तर्कपूर्ण जो है बातें बोला करते थे। उनके विषय में यह विवाद रहा है कि वे हिंदी के कवि थे, ठीक है, ऐसा लोगों का विवादास्पद भाषाएं रही है, विवादास्पद सोच रहा है कि विद्यापति जो थे वह हिंदी के कवि थे, ये बांग्ला भाषा के, किंतु अब यह स्वीकार्य तथ्य है कि वे मैथिली भाषा के कवि थे। यानी कि लोगों का ऐसा मानना था कि विद्यापति जी जो हैं वह हिंदी के कवि हैं या फिर बंगाली कवि हैं, लेकिन बाद में जाकर यह जो है स्पष्ट होता है कि विद्यापति जी जो हैं वह मैथिली के कवि थे और इसीलिए इन्हें मैथिल कोकिल की भी उपाधि प्राप्त है। इसे मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। आगे लिखेंगे हम लोग कि वे हिंदी साहित्य के मध्यकाल के ऐसे कवि हैं। देखो विद्यापति जी जो हैं यह हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, तो मध्यकाल के कवि हैं। और इनके जो काव्य रचना है इसमें जन भाषा के माध्यम से जन संस्कृति को अभिव्यक्ति मिली हुई है। यानी कि इन्होंने जितनी भी रचनाएं करी, इन्होंने सभी रचनाओं में लोगों की भाषाओं का प्रयोग किया है, ऐसे टूटी फूटी भाषाओं का प्रयोग किया है ताकि लोगों को जो है उनकी बातें, उनके विचार जो हैं अच्छे तरीके से समझ में आ सके। वे साहित्य, संस्कृति, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, न्याय, भूगोल, इन सभी के विविध विषयों का गंभीर ज्ञान रखते थे। यानी कि विद्यापति जी केवल और केवल एक विषय के विशेषज्ञ नहीं थे। इनके पास जो है, और वैसे भी जो व्यक्ति विद्वान होता है ना, तो विद्वान एक ऐसा शब्द है मानो कि गागर में जो है सागर भरने के समान है। गागर में सागर भरने का मतलब समझते हैं, यह एक मुहावरा है और गागर में सागर भरने का मतलब यह है कि काफी सारी चीजों को एक छोटे से चीजों में समेट कर रख देना। तो कहीं ना कहीं विद्यापति जी थे तो एक व्यक्ति, लेकिन इनके पास जो है विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार का, जैसे कि साहित्यिक ज्ञान था इसके पास, संस्कृति का ज्ञान था, संगीत भी करते थे, गायन भी करते थे। कई सारे आपने विद्यापति जी का गीत सुना होगा, ठीक है। ये ज्योतिष शास्त्र भी जानते थे, इतिहास को भी जानते थे, दर्शन शास्त्र को भी जानते थे, न्याय, भूगोल, इन सभी चीजों का ज्ञान रखते थे। और उन्होंने संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली, ये 3 भाषाओं में अपने काव्य की रचना की है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि विद्यापति जी जो है तो इन्होंने जो है कौन कौन सी भाषा में अपनी काव्य रचना की है। आप कहोगे सर संस्कृत में, अपभ्रंश में और मैथिल, 3 भाषाओं में जो है इन्होंने अपनी रचना की है। इसके साथ ही आपको और भी चीजें लिखना है कि इसके साथ ही उन्होंने अपने समकालीन कुछ अन्य बोलियां अथवा भाषाओं का भी ज्ञान था। यानी कि उस समय कुछ ऐसी भी बोलियां, जैसे कि बंगाली वगैरह हो जाता है, तो उस समय जो बोली जाने वाली जो कुछ और भी समकालीन भाषा थी, उस टाइम की जो बोली जाने वाली भाषा थी, उन सभी भाषाओं का ज्ञान रखते थे विद्यापति। और वे एक दरबारी कवि थे, अतः दरबारी संस्कृति का प्रभाव उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं कीर्ति लता व कीर्ति पताका पर देखा जाता है। अब यहां पर देखिए कि विद्यापति जो थे
या दरबारी कवि थे? क्या थे भाई साहब विद्यापति जी? दरबारी कवि थे। चलिए आप फटाफट से कमेंट में छाप दीजिए। मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कि विद्यापति जी जो है या किसके दरबारी कवि थे। आप लोग फटाफट से कमेंट में छाप दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे जो है क्लास देखकर आ रहे हैं हमारी, और कितने बच्चे को जो है याद है कि मैंने जो बताया है वो बातें आप कितने याद रख पाते हैं, या जरा टेस्ट कर लूं मैं। आप फटाफट से कमेंट में छाप दीजिए कि विद्यापति जी किसके दरबारी कवि थे। अब विद्यापति जी जो दरबारी कवि थे, इसका हमें साक्ष्य कहां से मिलता है? तो इनकी रचनाएं जो है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इनमें ऐसा देखा जाता है कि विद्यापति जी जो है क्या है, तो भाई साहब एक दरबारी कवि हैं। उनकी पदावली ही उनको यशस्वी कवि सिद्ध करती है। ये विद्यापति पदावली जो है यह इनको एक यशस्वी कवि के रूप में जो है सामने निखार कर लाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे कि कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली, ये सभी के सभी जो प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? विद्यापति जी के हैं। तो साहित्यिक परिचय जब भी आपसे विद्यापति जी के बारे में पूछा जाए तो आप आराम से कह सकते हो कि विद्यापति जी जो थे यह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, तर्कशील व्यक्ति थे। इन्हें कई सारी ऐसी भाषाएं थी जिसका ज्ञान था, कई सारे विषयों का ज्ञान रखते थे, ठीक है। और इन्हें जो है वैसे तो विवादास्पद रूप में माना जाता है कि यह हिंदी के कवि थे, कुछ मानते हैं कि यह बंगाली कवि थे, लेकिन निष्कर्षतः यह प्रमाण निकल कर आता है कि विद्यापति जो थे यह मैथिली कवि थे, और इसीलिए इसे मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। यह इन्होंने जो है अपने जीवन काल में कुछ ऐसी रचनाएं की जिन रचनाओं में ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने जन भाषा का प्रयोग किया है। ऐसी भाषाओं को उसमें शामिल किया गया है ताकि उनके विचारों को, उनके भावों को जो है व्यक्ति के द्वारा क्या किया जा सके, समझा जा सके। बहुत सारी गीतें जो है इन्होंने अपने काल में गाए हैं, और इसे जो है भाई साहब अपने समकालीन भाषाओं का ज्ञान था। कुछ और भी विभिन्न प्रकार की भाषाएं जो उसके समय में बोली जाती थी, कुछ और भी ऐसी बोलियां थी जो यह जानते थे। और इसके साथ हम लोग आगे लिखेंगे कि यह विद्यापति जो थे दरबारी कवि थे, और इसका साक्ष्य हमें इसकी रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका से मिलता है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका के अतिरिक्त इसकी और भी कई सारी रचनाएं थी, जैसे कि संस्कृत में पुरुष परीक्षा लिखा था इन्होंने, इसके बाद भू परिक्रमा था, इसके बाद लिखनावली, पदावली रचना एक ऐसी रचना है जो विद्यापति जी को क्या बनाती है, तो एक भाई साहब कहे तो एक यशस्वी कवि के रूप में जो है सामने निखार कर लाती है। तो ये इनका साहित्यिक परिचय हो जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके परीक्षा में जो प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में विद्यापति जी का साहित्यिक परिचय दीजिए। अब यहाँ से जब आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो अभी मैंने आपको विद्यापति जी का साहित्यिक परिचय समझाया है, आप आराम से कह सकते हो कि नहीं कि विद्यापति जी का साहित्यिक परिचय क्या है। इसके बाद देखिए पेपर में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सप्रसंग व्याख्या करें। अब सप्रसंग व्याख्या अभी मैंने कविता का जो है प्रत्येक पंक्ति का, प्रत्येक चौपाई का व्याख्या करके बताया है आपको। तो जब कभी भी पूछा जाएगा जैसे कामनी करे स्नाने, ठीक है, कामनी करे स्नाने का मतलब है कि कामनी जो है स्नान कर रही है। हृदय हने पंचबाने, ऐसा लग रहा है उसके सौंदर्य को देखकर, नहाए हुए रूप को देखकर कि पंचबान जो है कामदेव के वह हमारे हृदय को घायल कर रहा है। इसके बाद कहता है चिकुर गरे जलधारा, जनि मुख शशि डर रोए अंधारा। और देखिए यहाँ पर उनके बालों से जो क्या निकल रहा है, पानी जो बह रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके चंद्रमुख के प्रभाव में आकर जो है अंधकार रो रो कर अपनी आंसू बहा रही है। तो इस तरीके से जो है आप सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। व्याख्या करने में आपको दो चीजें ध्यान रखना है। देखो, व्याख्या जब भी करना हो आपको तो आप बड़ी आराम से पहले प्रसंग लिखोगे, इसके बाद जो है आप व्याख्या लिखोगे। दो पॉइंट्स आप व्याख्या में बनाओगे। प्रसंग में क्या लिखना है, तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि यह जो प्रस्तुत पंक्ति है यह विद्यापति पदावली से लिया गया है, जिसको विद्यापति के द्वारा लिखा गया है, और इसका संपादन जो है किसके द्वारा किया गया है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा किया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से विद्यापति ने जो है क्या किया है, तो एक नहाए हुई नायिका, ठीक है, एक नहा रही नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। फिर हम लोग पंक्ति का व्याख्या करेंगे। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको इसका अर्थ बताया, बस आप उसके अर्थ को यहां पर आप वर्णित कर दीजिए। ये आपका व्याख्या हो गया। अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। बस तुम ऐसा जैसे मैं कह रहा हूं आपको बस उस स्टेप को फॉलो करना है। इसके बाद आ गया ये, इसके बाद जो है आपसे पेपर में लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जैसे कि सद स्नाता नायिका। सद स्नाता का अर्थ अभी मैंने बताया था आपको कुछ देर पहले, क्या बताया था कि स्नान कर रही महिलाएं, ठीक है। तो स्नान कर रही महिलाओं की चेष्टा का सहज, स्वाभाविक और मनोहारी चित्र विद्यापति पदावली के आधार पर प्रस्तुत करें। यानी कि इस कविता में जो आपने पढ़ा है उन सभी चीजों को आपको क्या करना है, तो अर्थपूर्ण तरीके से जो है आपको क्या करना है, वर्णित करना है। यह आपका प्रश्न कह रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में बनाए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें जो है हमारी समझ में आ गई होगी।
जैसे कि कविता की पंक्तियों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, कविता जो है यह क्या कहना चाहती है ये समझ में आ गया होगा, विद्यापति जी का साहित्यिक परिचय आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी बातें जो है आपको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना है। जैसे ही आपका यूनिट खत्म होगा मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। नोट्स भाई साहब आपको टेलीग्राम पर मिलता है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारी बातें अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, एक बार आपसे कहूंगा कि चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारे बच्चे जो हैं क्लास को अटेंड करके अपनी तैयारी कर सके, ठीक है। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।